आर्टिकल 370 के डे 15 की हियरिंग में कपिल सिब्बल को कहते हुए सुना गया कि उन्होंने कभी इंडिया के सॉवरेन पार्ट को चैलेंज नहीं किया। क्या क्या रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा रखे गए इन इट्स डे 15 ऑफ हियरिंग, क्या थे काउंसिल के आर्ग्यूमेंट्स और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा एमपी अकबर लोन को एफिडेविट स्वेयर करने के लिए कहा, डिमांडिंग टू एक्सेप्ट इंडियाज टोटल सॉवरेनिटी। इन सभी का जवाब जानने के लिए हियर इज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डे 15 ऑफ द आर्टिकल 370 हियरिंग। अपने पिछले दिन के आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट वी गिरी को हियरिंग कमेंस करनी थी, लेकिन सेशन स्टार्ट होते ही सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक कंसर्निंग न्यूज आई। काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है एंड दैट द पिटिशनर अकबर लोन has shockingly said Pakistan Zindabad in assembly. Advocate विमल जाद appearing for Roots of Kashmir ने बेंच से कहा कि इस तरह के पिटिशनर्स को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भी उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि मिस्टर लोन का कहा हुआ स्टेटमेंट गलत है और उन्हें ये कहना पड़ेगा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते बाय वे ऑफ ओथ इन दिस कोर्ट। तुषार मेहता स्टेटेड, Mr. Akbar Loan should file an affidavit that I owe allegiance to the Constitution of India because I am before the highest court in the country, and he must say that I strongly oppose terrorism and secessionism in Jammu and Kashmir. He must come on record. He is the petitioner in lead petition, but for your lordships, the decision that the title should be reference to Article 370, the case would be his name. After Shah Faisal's withdrawal, he is the next. He is not an ordinary man. मेहता की बात सुन के एडवोकेट गिरी ने सबमिट किया कि उनके सबमिशंस सिर्फ तब लिए जाएं जब वो अपोलोजाइज करेंगे, पर मेहता ने बताया कि उनके नोटिस में लाने के बावजूद वो कुछ नहीं करते हैं और ये हमारे नॉर्मलिटी में वापस आने के एफर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। इस सिचुएशन में ये एक सीरियस मैटर है। इसके बाद एडवोकेट गिरी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कमेंस किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्पीचेस पढ़ी ऑन फेडरलिज्म और बताया कि बी.आर. अम्बेडकर ने सेंटर की तरफ लॉ मेकिंग में स्लांटिंग ऑफ पावर्स को जस्टिफाई किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड, सो वी हैव सीन द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मेक इट फेडरल एंड एट द सेम टाइम प्रिजर्व द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी। गिरी ने बताया कि अगर आर्टिकल 370 वापस आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसे और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आर्टिकल 370 को रिवाइव करना विल बी वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल 370 का एब्रोगेशन भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। उन्होंने काउंसिल को बताया कि वो उन्हें अपनी तरफ होल्ड नहीं कर सकते उन प्रोविजंस में जो स्टेटेड नहीं है। एडवोकेट गिरी ने आर्टिकल 370 से अराइज होने वाले फीचर्स को लिस्ट करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया। गिरी ने कहा कि 2 और 3 ऐसे फीचर्स हैं जो आर्टिकल 370 से अराइज होते हैं, जिसमें पहला है कि पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए इन रिलेशन टू मैटर्स विच आर इंक्लूडेड इन लिस्ट 1 and 3 बट नॉट रिलेटेबल टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। उनके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सेंटर की तरफ से अपने सबमिशंस दिए। एडवोकेट नटराज का आर्ग्यूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन है जिसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है। He said, this article did not confer any kind of right. 3. The continued application of Article 370 discriminated and opposed to basic structure. 4th, the doctrine of federalism has no application so far as the process under Article 370 is concerned. उन्होंने कोर्ट का ध्यान आर्टिकल 368 की तरफ खींचा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में फेडरलिज्म को मान्यता देता है। साथ ही उनका कहना था कि आर्टिकल 370 के केस में लैंग्वेज बस रिकमेंडेशन वाली होती है, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि लेकिन समान रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की अडेप्टेशन ने ये इंश्योर किया है कि अमेंडमेंट के मामले में भी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 371 के रूट से जाना होगा। बट Additional Solicitor General Nataraj stated, when we read 2 articles together in a different language, it will make either of them redundant. उनके स्टेटमेंट पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि मिस्टर नटराज, आप शायद ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के कारण से फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है,
इस कारण से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर आर्टिकल 368 में प्रोटेक्टेड है। नटराज ने सबमिट किया कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सी यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है टू एब्रोगेट और चेंज, और इस पावर को लिमिटेशन के साथ रीड नहीं करना चाहिए बल्कि इसे फुलेस्ट मीनिंग देना चाहिए। इसी के साथ ही कंक्लूडेड हिज सबमिशंस। इसके बाद इंटरवीनर मेंबर्स ऑफ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बेंच के सामने प्रेजेंट होकर कहा कि वो आर्ग्यूमेंट 373 पर आर्ग्यू करेंगे। जहां तक बात है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की, वो यूनियन के साथ रेस्ट करती है। परमानेंट रेसिडेंट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। मिस्टर लोन को कभी लगता हो कि वो नहीं है, पर वो हैं। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, तो आप मानते हैं कि क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सॉवरेनिटी है। एक्सटर्नल यूनियन के पास लाई करता है और इंटरनल यूनियन और स्टेट शेयर करती हैं। जेठमलानी ने कहा कि अल्टीमेट लीगल सॉवरेनिटी यूनियन के पास रेस्ट करती है और वो है आर्टिकल 373, which basically means you can get rid of Article 370 itself. Jethmalani stated, all documents from 1948 to 1950, all constitutional documents indicate that a constituent assembly for the purpose of framing a constitution was necessary, which is why Article 373 referred to the Constituent Assembly. This does not mean that once the Constituent Assembly completed its task, which was the task of framing the Constitution, Article 373 would have no meaning and it would be odious. On the contrary, the COs issued from 1948 onwards indicate two things. First, they expressly indicate that Constituent Assembly and Legislative Assembly insofar as it applies to Constitution of India are synonymous. इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया कि फैक्ट वही सेम है कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आर्टिकल 367(4)D को अमेंड करके क्लॉज डी को डिलीट कर दिया गया। इसलिए जिस वक्त जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का बैलेंस सीज हो गया। जेठमलानी ने सबमिट किया कि ये इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अब लेजिस्लेटिव असेंबली थी। द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज इन वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें बताया कि सिर्फ एक डिफरेंस है और वो ये है कि जो लेजिस्लेचर पावर ऑफ अमेंडमेंट एक्सरसाइज करता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, वो बस एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक्सरसाइज करती है। जिस पे जेठमलानी ने एग्री किया और कहा कि ऑल्टरनेट कंक्लूजन ये है कि आर्टिकल 370 कभी एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। He stated, all that the amendment to 367 did was to recognize an implicit provision. It was not only synonymous but also its successor. CO 272 did not make a substantive change. It made a clarifactory change which was already implicit. ये कहकर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया। उनके बाद एक और इंटरवीनर को प्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णा कुमार ने भी अपने सबमिशंस दिए। उनके सबमिशंस जैसे ही कंक्लूड हुए, एडवोकेट विमल जाद ने रूट्स ऑफ कश्मीर की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया। ही सेड, आर्टिकल 1 इज कम्प्लीटली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एंड द स्टेट इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें याद दिलाया कि वो सिर्फ 3 और मिनट तक आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि बेंच 1 बजे उठ जाएगा फॉर लंच। ये सुनकर काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि वो मिस्टर अकबर लोन को एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहे, स्टेटिंग दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही डज नॉट सपोर्ट टेररिस्ट। रिस्पोंडेंट की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करते हुए एडवोकेट कन्नू अग्रवाल, एएजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एडवोकेट अर्चना पाठक दवे ने बेंच को सबमिट किया। कन्नू अग्रवाल ने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल डाइवर्सिटी की बात की। ही सेड, diversity is a constitutional fact but not all facts can be elevated to basic structure. वहीं एडवोकेट पाठक ने जम्मू एंड कश्मीर में वुमेन की राइट को हाईलाइट किया और कहा, We have got our rights in 2019. Can this right be taken away now? This will have the right even if they marry outside the state, but the AG then said that they will not get right to employment, scholarship, right to hold immovable property if you marry outside Jammu and Kashmir. लंच के बाद बेंच फिर से असेंबल हुआ। रिबटल आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू करना शुरू किया। उन्होंने कोर्ट से कहा
कि ये केस वेरियस लेवल्स पे आर्ग्यू किया गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी सॉवरेन पार्ट ऑफ इंडिया को चैलेंज नहीं किया है। जस्टिस पॉल ने रिस्पॉन्ड किया कि पिटिशनर अकबर लोन ने सॉवरेनिटी के बारे में कुछ कहा है, जिसपे सिब्बल ने कहा कि आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट। इफ ही हैज सेड इट, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट रिकॉर्डेड? इफ ही हैज सेड दिस, आस्क हिम टू फाइल एन एफिडेविट। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर फॉर लोन। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ MP। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐड किया कि हम चाहते हैं कि वो कहे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। CGI ने कहा कि लोन को शॉर्ट एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, जिसपे सिब्बल ने एग्री किया और कहा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ ली है। द सुप्रीम कोर्ट टेल्स मोहम्मद अकबर लोन टू फाइल अ 1-page affidavit within a day, clearly stating that he will abide by the Constitution of India, accept the sovereignty of India and undertake that Jammu and Kashmir is an integral part of India। आर्ग्यूमेंट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए कपिल सिब्बल ने सबमिट किया कि हम इस केस को इमोटिव मेजोटेरियन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, यानी कि संविधान की भावनात्मक बहुसंख्यावादी व्याख्या। उन्होंने कहा कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से लिंक नहीं था। उसका एक अपना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर था। जम्मू एंड कश्मीर को कभी मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के लिए नहीं बोला गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा कि कितने मर्जर एग्रीमेंट्स थे, क्योंकि जिन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन नहीं किया। इस पे सिब्बल ने जवाब दिया कि वो इंडिया में डेमोक्रेसी चाहते थे, इसलिए सरदार पटेल और मेनन ने प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया कि वो मर्जर एग्रीमेंट साइन करे एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। रिबटल करते हुए सिब्बल ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के प्रोसेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट नहीं। सिब्बल ने कहा कि कॉन्करेंस का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव नो कह सकता है। अगर आप आर्टिकल 370 पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इनिशिएट नहीं हो सकती, रिकमेंडेशन का आना जरूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट्स नोटिफिकेशन विल फॉलो। ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। सिब्बल के आर्ग्यूमेंट सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टेल अस व्हाट वुड हैपन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स। There is no express provision. It was always like allow Article 370 to operate. Let the process of integration get over and then concurrence and consultation happens. But at what time integrations is over is not hedged in the Constitution of India. Silences in Article 370 left it to the wise act of both the sides of Jammu and Kashmir and the Union of India. सिब्बल ने रिस्पॉन्ड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस पे जो वो नहीं कहता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे सिब्बल से क्वेश्चन किया कि क्या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता, या फिर कोई प्रोविजन जो बेसिक स्ट्रक्चर से भी ऊपर है। इस पे सिब्बल ने उन्हें एकदम जवाब देते हुए कहा, नो नो माय लॉर्ड, वेयर आर वी गोइंग। सिब्बल ने सबमिट किया कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे फिर से पूछा कि आप कहना चाहते हैं कि कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये एक पॉलिटिकल है, पर सारे सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर होने चाहिए। जस्टिस खन्ना ने रिमार्क किया, इट वाज पॉलिटिकल बट नाउ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सिब्बल ने इसे रिब्यूक किया और कहा, नो दिस इज नॉट द केस एनीमोर। सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स पे जस्टिस पॉल ने भी रिमार्क देते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 373 एग्जिस्ट नहीं करता, पर सेंटर का कहना है आर्टिकल 373 एग्जिस्ट एंड इट हैज बीन टेकन अवे बाय देम, दैट इज द क्रक्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि परमानेंट रेसिडेंस की प्रोविजंस के अलावा सेक्शन 6 जो अपनी मिरर इमेज सेक्शन 35A में पाता है, हर दूसरा प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर इमेज है। ये इसका इंडिकेटर है कि जो भी हो रहा है वो इसका इनकॉर्पोरेशन है, कि यूनियन ऑफ इंडिया में भी वही हो रहा है। सिब्बल ने सबमिट किया कि वो बस इतना मानते हैं कि चाहे हम आर्टिकल 373 को टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करें या फिर कुछ ऐसा फाइंड करें जो है नहीं। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कहा कि आपके आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए हमें प्रोवाइजो की फर्दर कंडीशंस को रीड करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के प्रपोज्ड एक्शन की सेम टर्म्स पे हो। इस पे सिब्बल ने कहा कि अभी तक प्रोवाइजो को उस वे में इंटरप्रेट नहीं किया गया
जिस वे में वो उसे इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। डे 15 की हियरिंग खत्म होते होते सिब्बल के लास्ट सबमिशंस ये थे कि असेंबली को कभी भी इमीडिएटली डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इलेक्शंस रखने पड़ेंगे एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस कांट बी स्टल्टिफाइड। सो दिस वाज द डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डे 15 हियरिंग। फॉलो लॉ चक्रा फॉर more updates on Article 370.